नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 50, यानी कि इससे पहले जो है आपके 49 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जो आपके डेली आते हैं सुबह 7 बजे। और शाम को 7 बजे भी एक क्लास आती है जो आपकी रहती है चैप्टर वाइज, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे भी एक और क्लास आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 50। चलिए शुरुआत करने से पहले एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि जिन मित्रों को एमपीटेट का पूरा सिलेबस करना है, यानी कि संविदा वर्ग 3 का सिलेबस करना है चैप्टर वाइज मैथ्स का, तो उनके लिए 40 डेज का कोर्स अवेलेबल है, जो आपको मिलेगा 499 रुपये में। आपको घर बैठे पूरा कोर्स मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है या फिर आप नंबर पे फ़ोन लगाकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, है ना, अगर आपको परचेस करना हो। इनकेस कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट का। लिखा हुआ है कि दी गई 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत अगर 121 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच क्या अंतर है? 132, 140, 148 या 124 का। चलिए करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या इसका आंसर आएगा। 3 संख्याएं दी हुई है। चलिए देखिए, 3 संख्याएं यहाँ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि 3 संख्याएं लिखेंगे ए, बी और सी। ये तीनों संख्याएं हो गई। अब इनको जमाना है, तो आप देखिए पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी। तो अगर आप इसको दुगनी करते हैं पहली संख्या को दूसरी से, तो आप दूसरी संख्या को 1 मानेंगे और पहली संख्या को 2 करेंगे। अब वो बोल रहा है कि आप क्या करिए कि तीसरी संख्या से इसको 3 गुनी मानिए। तो तीसरी संख्या को यहाँ रख लीजिए और आप क्या करिए, इसको 1 और इसको 3 मान लीजिए, तो आपका रेशो बन जाएगा। इसको रेशो बनाने के लिए क्या करिए, इधर जगह खाली है तो यहाँ 2 आएगा, इधर जगह खाली है तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3 और यहाँ बन जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ बन जाएगा 2 एकम 2। तो आपको मिला जो है रेशो, वो मिला कि ए का रेशो तो 6 मिला, यानी कि ए की जगह लिखेंगे आप 6, है ना। बी की जगह आपको मिला कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और सी की जगह मिला आपको 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो 6, 3, 2 आपको रेशो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिए कि आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब कॉमन बनाना है तो आपको देखना है कॉमन संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या दूसरी से भी कनेक्टेड है और पहली संख्या तीसरी से भी कनेक्टेड है। तो पहली संख्या मान रहा हूँ ए, तो इसको यहाँ बीच में रख दीजिए और दूसरी संख्या या तो आप सी को इधर लिख लीजिए और बी को इधर लिख लीजिए, तो आपको तीनों संख्याएं मिल गई। अब जो कॉमन वाली है उसको बीच में रहने देना है। अब क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी, यानी कि पहली संख्या 1 हो गई, ये दूसरी से दुगनी है तो इसको 1 माना और इसको 2 माना। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ो, अभी इसको देखते हैं कि पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी यानी कि सी अगर 1 है तो ये हो जाएगा 3। अब रेशो बना लेंगे, इसका इधर 2 और इसका इधर 3। अब रेशो बन जाएगा कि 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 6 3 रेशो बना। जबकि ए का बन जाएगा आपका ए बी सी का रेशो इस प्रकार से बनेगा, ए का बन रहा है 6, है ना, बी का बन रहा है 3 और सी का बन रहा है 2। अब इसको आप जमा कर भी देख सकते हैं। क्या बोला, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो दूसरी की दुगनी हो रही है 3 की डबल 6, ठीक है। और तीसरी से 3 गुनी, तो तीसरी की 2 हो रही है तो इसकी 3 गुनी 6 हो रही है, तो 6 3 2 रेशो जम गया। तो आपका ए बी सी का रेशो बन जाएगा ए बी और सी 6 3 और 2, है ना, इस प्रकार से। अब वो बोला कि 3 संख्याओं का औसत 121 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 121। तो अगर औसत 121 है तो आप सभी को पता होगा टोटल निकालना हो तो 3 का गुणा करना पड़ेगा 121 में, ताकि इनका टोटल आ सके। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 363 टोटल आ रहा है किन संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का। अब तीनों संख्याओं का आ रहा है तो आप 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो इनके नीचे क्या आ जाएगा 11। और आपसे क्या पूछा, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर। तो पहली और तीसरी के बीच अंतर कितना दिख रहा है, 6 और 2 के बीच, तो 4 का इंटू यहाँ कर देंगे, 11 से करेंगे, 11 तिया 33, फिर बचा 3, 11 तिया 33, तो 33 का इंटू करेंगे 4 में तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 का 2 यहाँ पर दिख रहा है 132, तो इसका आंसर आ जाएगा 132, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा हुआ है कि गणित की कक्षा में मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि दोनों तरह के छात्रों को अभ्यास कार्य में व्यस्त रहने के लिए शिक्षक को किस क्रम में अभ्यास करवाना चाहिए। यानी कि मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि दोनों छात्रों को अभ्यास कार्य में व्यस्त रहने के लिए शिक्षक को किस क्रम में अभ्यास करवाना चाहिए। सरल से कठिन, कठिन से सरल, सरल से सरल या कठिन से कठिन। आपको बताना है कि कौन सा क्रम उसके लिए व्यवस्थित रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल से
कठिन की ओर क्रम रखना होगा, सरल से कठिन की ओर, यानी कि जो मंद बुद्धि है वो सरल भी समझ सके और कठिन की ओर धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे उनका बेसिक अच्छा हो जाएगा और कठिन सवाल भी वो समझने लग जाएंगे। तो सरल से कठिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, यानी कि भिन्न है 5/8, ठीक है। इसके हर तथा अंश का योग 91 है, यानी कि हर और अंश यानी कि इन दोनों का योग कितना है, 91 है। तो इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर होगा, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 91 के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए 91 योग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, योग लिखना पड़ेगा। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसके नीचे 13 लिख देंगे, जो बराबर हो वो नीचे और जो पूछे वो सामने। क्या पूछा उसने कि इन दोनों में क्या अंतर होगा, तो अंतर कितना है 8 और 5 में, तो इसका अंतर है 3, तो यहाँ इंटू कर देंगे 3 का। तो 13 से इंटू करेंगे तो 13 से पहाड़े में कितनी बार आता है, तो 13 7 91, तो 7 या 21, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जो दिया है उसके नीचे बराबर में लिख देना है और जो पूछा है वो सामने इंटू कर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव के दैनिक क्रियाकलाप यानी कि डेली जो रूटीन है उनमें अधिकतर किस गणित का प्रयोग होता है, यानी कि अधिकतर कौन सी गणित ऐसी है जो प्रयोग में ली जाती है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी को आता भी होगा कि दैनिक जिंदगी में प्रयोग की जाने वाली जो गणित है वो कहलाती है अंक गणित। अंक गणित सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है पैसों के लेन देन में, सब्जी खरीदने में, दूध लाने में, हर चीज़ में जो है पैसों का लेन देन जहाँ हो रहा है तो वहाँ तो आपकी अंक गणित ही काम आएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली गणित कौन सी है, अंक गणित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में, एक 80 पैर वाले भैंसों का झुंड है, उसमें आधी भैंसों का एक सिंग और शेष की भैंसों के 2 सिंग हैं। तो इस झुंड में कुल कितने सिंग हैं, 24 सिंग है, 22 है, 20 है, 28 है या 30 है। आपको बताना है कि कुल कितने सिंग होंगे। चलिए आप लोगों को यहाँ पहले तो पता होगा कि कुल कितनी भैंसें हैं, यानी कि पता करना है कि भैंसों की संख्या कितनी है। अब भैंसों की संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा कि पहले पैर कितने दिए हैं, तो 80 पैर दे रखे हैं, यानी कि कितनी भैंसें होंगी। तो आपको पता है कि एक भैंस के होते हैं 4 पैर, है ना, कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अब 4 पैर एक भैंस की, यानी कि 80 पैर हैं, तो कुल मिलाकर भैंसें कितने हो गई, तो भैंसें हो गई आपकी 20 भैंसें, कितनी, 20, टोटल 20 है। अब उसने बोला कि 20 में से आधी भैंसों के तो एक सिंग है, यानी कि आधी भैंस बोले तो 10 भैंसों के एक एक सिंग है, तो कुल कितने सिंग हो गए, 10 हो गए। फिर शेष आधी मतलब बाकी के 10, इनके कितने कितने सिंग है, सबके 2-2, तो टोटल कितने हो गए 10 और 10 इंटू 2 20 हो गए। तो कुल कितने हो गए, तो 20 10 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन यहाँ जो काम था वो ये था कि 80 पैर दिए हैं तो आपको यहाँ भैंसों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो आपके 4 पैर के हिसाब से कितनी भैंसें हो गई, 20, है ना, तो 20 के साथ 20 चौक 80, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपके सामने है, लिखा हुआ है कि छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए, यानी कि छात्रों को जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए उनकी जांच कहाँ करनी चाहिए, कक्षा में, कार्यालय में, शिक्षक के घर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि छात्रों को जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी जांच, उनको चेक कहाँ करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जहाँ दिए गए हैं यानी कि वहीं चेक करना चाहिए, कक्षा में चेक करना चाहिए, यानी कि किसी भी बच्चे की त्रुटि हो तो उसको बुलाकर उसमें सुधार किया जा सकता है, इसीलिए कक्षा में चेक किए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है कि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाता है तो वह परिणाम फिर स्वयं संख्या ही आ जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो आपको बताना है कि मूल संख्या क्या होगी। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाने जाऊं तो आपका फॉर्मूला तो क्या है, समीकरण बनाने की कोशिश करूं तो संख्या का 80% बोलूं तो मैं संख्या का 80% निकालूंगा, संख्या मानी x, तो उसका 80% हो गया x इंटू 80/100, प्लस उसमें अगर 80 जोड़ता हूं, ये 80 जोड़ दिए, उससे क्या होता है, संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। स्वयं संख्या कौन सी है, x, तो x प्राप्त हो जाता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। और इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी करें तो आप सबसे
ऑप्शन उठाएंगे 300, 300 का 80%, 240, तो 240 में 80 जोड़ रहे 300 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 500 का 80%, 5 8 40, 400, 400 में 80 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या? नहीं। तो 400 ऑप्शन उठाया तो 400 का 80%, तो 400 का 80% होता है 4 8 32 यानी कि 320, तो 400 का 80% 320 आ रहा है, और उस पर अगर 80 जोड़ रहे हैं तो वापस से 400 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। और इसको भी सोल्व करोगे तो आ जाएगा। कैसे आप इसको सोल्व करते हैं? तो इस 80 को ले जाएंगे तो उधर है ना माइनस का 80, और इधर लाएंगे इसको माइनस कर लेंगे, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि 400 आ जाएगी आपकी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गणित विषय को मजबूत करवाने के लिए छात्रों को किस कक्षा तक ज्यादा अभ्यास करवाना चाहिए? कक्षा चौथी तक, कक्षा 5वीं तक, कक्षा 6ठी तक या कक्षा 8वीं तक? आपको बताना है कि छात्रों के गणित विषय को मजबूत अगर करना हो तो कौन सी क्लास तक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए, अभ्यास ज़्यादा करवाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की कक्षा 4th तक उनको सबसे ज़्यादा अभ्यास करवाया जाना चाहिए, ताकि उनकी गणित विषय मजबूत हो सके। तो 4th क्लास तक ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो उसकी विक्रय कीमत 24 रुपये है। यानी कि कोई वस्तु है जिसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो वो 24 रुपये में बेची जाती है। तो 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो विक्रय कीमत क्या होगी? यानी कि 20% की जगह 30% का डिस्काउंट मिले तो आपका कितनी कीमत पर उनको बेचा जाएगा? तो बड़ा आसान है, करने की कोशिश करते हैं कि 100 रुपये की चीज़ मान लेता हूँ, उस पर 20% का डिस्काउंट है, यानी कि बेच रहा हूँ कितने परसेंट में? 80% में। तो ये जो 24 रुपये हैं ये बराबर किसके हुए? तो इस 80% के बराबर हुए। ये बेचने की प्राइस है तो ये भी बेचने की प्राइस है, इसके नीचे 80 लिखूंगा। और आप देखिए कि आपसे क्या पूछा है कि अगर आपका 100 पे 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो की विक्रय कीमत क्या हो जाएगी? तो 100 पे 30 का डिस्काउंट, तो जैसे यहाँ 100 में से 20 माइनस करके 80 लाए थे, वैसे ही 100 में से 30 डिस्काउंट दे रहे तो कितना बेचेंगे? 70 में बेचेंगे, तो इसका इंटू कर देंगे 70 का। और आप चाहें तो आपका एमआरपी भी निकाल सकते हैं और उस पर फिर डिस्काउंट दे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा डायरेक्ट 8 से करूँगा, 8 या 24 और 3 7 21, यानी कि 21 रुपये में बेचा जाएगा। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 24 के नीचे 80 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा इसके बराबर। आप अगर एमआरपी निकालना चाहें कि चीज़ कितने की थी तो वो भी निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0, 8 या 24 यानी कि 30 रुपये की चीज़ थी। अब 30 रुपये पर आप 30% का डिस्काउंट यानी कि दे सकते हैं 30 या 9, तो 9 का डिस्काउंट देंगे तो आप बेचेंगे 21 में। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। वैसे भी ये जो लाभ हानि वाला चैप्टर है ना, ये आपको शाम की क्लास में देखने को मिल जाएगा, जो डेली आपकी चल रही है ना शाम को 7 बजे, जिसमें मिश्रण वाला चैप्टर आज क्लोज हुआ है। इसके बाद हम नया चैप्टर लेने वाले हैं। तो आपके जैसे जैसे शाम को क्लास में 7 बजे वाली क्लास में नए न्यू चैप्टर होते जा रहे हैं, आपको देखते जाना है, तो आपको भी सीखने में फ़ायदा मिलेगा। एमपी-टेट के सिलेबस में तो वो चैप्टर नहीं होंगे, पर आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ ले तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लिखा हुआ है कि मूल्यांकन की किस विधि में, मूल्यांकन की कौन सी विधि में बालक की रुचि तथा अभिवृत्ति का ज्ञान होता है? साक्षात्कार विधि में, मौखिक परीक्षा में, लिखित परीक्षा में, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि मूल्यांकन की कौन सी विधि में बालक की रुचि और अभिवृत्ति का ज्ञान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार विधि जो है, उसमें बच्चों की रुचि और अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लिखा हुआ है कि पैटर्न को समझकर आगे की संख्या ज्ञात करिए। आपको पैटर्न को देखना है, पैटर्न कैसा चल रहा है और नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। पैटर्न लिखा हुआ है 2, 10, 30, 68 और यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे देखना होगा कि ये जो 2 है ये किसके पास में है। तो मैं देखता हूँ कि आपका 1 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 1, और उसमें प्लस करता हूँ तो ये आता है। फिर इस 10 की बात करूँ तो जैसे यहाँ क्यूब लिया तो यहाँ पे भी 2 का क्यूब लूंगा, तो वो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 8, उसमें 2 जोड़ता हूँ तो 10 आता है। फिर बात करता हूँ 30 की, तो 30 यानी कि मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो अब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें 3 जोड़ देता हूँ तो 30 आता है। फिर बात करता हूँ 68 की, तो 68 यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64,
क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना उसी संख्या का। तो 4 का 3 बार गुणा किया जाए, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और उसमें अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो 68 आता है। अब आपने देखा कि 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4, तो अब आएगा 5 की बारी, यानी कि 5 का क्यूब +5 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो 5 का नंबर। तो 5 का क्यूब होता है आपका 125, 125, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो आएगा 130, यानी कि आपका नंबर कहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित विषय में छात्र को प्राप्त ज्ञान, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का देखिएगा कि गणित विषय में छात्र को प्राप्त ज्ञान को स्थायी बना रहने के लिए शिक्षक को क्या करवाना चाहिए। अभ्यास करवाना चाहिए, मौखिक परीक्षा लेनी चाहिए, लिखित परीक्षा लेनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या करना चाहिए शिक्षक को जिससे गणित विषय में जो छात्र को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो स्थायी रूप से बना रहे, उसके लिए क्या जरूरी है। तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अभ्यास करवाना चाहिए। तो प्रैक्टिस से ही वो जो है वो चीज़ आपकी स्थायी रहती है। जैसे कि अभी आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस डेली हो रही है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो रहे हैं, पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन डेली के हो रहे हैं। तो अभी आज 50 दिन होने आ गए हैं, अपने को 1 महीना ऊपर हो गया है, तो डेली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ छूट नहीं रही है। मान लो अभी मॉक टेस्ट बंद हो जाए, आप भी पढ़ना बंद कर दो, तो ये प्रैक्टिस छूट जाती है। तो प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर आपका ज्ञान स्थायी नहीं रहता है। अपना दिमाग कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आपका दिमाग में ज़्यादा देर तक वो चीज़ रहती नहीं है। अगर बार बार आप रिकॉल करते रहे तो बढ़िया बात है, अदरवाइज भूलने में आ जाती है। इसलिए जो चीज़ें हैं आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी हो, आपका बाल विकास हो, पर्यावरण, जो सारी चीज़ें आपके पास नोट्स वगैरह है, उनको रेगुलर बेसिस पे उनको रिवीजन मारते रहिए। मेरा इतना सा कहना है कि एग्ज़ाम जब आए उससे पहले आप रिवाइज करते रहिए। जैसे कि एक से लगाकर ये से सारा सिलेबस निपटा लिया तो फिर वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, उसको रूटीन में रखिए, ताकि जब एग्जाम आए तो यूं नहीं कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आपका रेगुलर बेसिस बना हुआ रहना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 40 मीटर है और उसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, 1:14 या 5:2। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आयताकार मैदान यानी कि इस प्रकार से, है ना, समझ जाइए। वो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 1200 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 40 है, तो क्या गुणा करेंगे, 1200 आ जाए तो भाग लगा देंगे, यानी कि 30 आएगा। तो लंबाई चौड़ाई क्या आ गई आपकी 40 और 30, 4 या 12 और 00, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ये आ गई। आपसे क्या काय का परिमाप पूछा, आपसे क्या पूछा कि इनका लंबाई और परिमाप का अनुपात पूछा है। तो लंबाई तो आपकी 40 है, तो लंबाई यहाँ लग दो 40, और यहाँ चाहिए परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 × L+B, तो इसको L+B कर दो, तो आपका परिमाप आ जाएगा 40 30 70, 70 का डबल 140। तो 40 140, यानी कि इसको काटेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 साथी 14, तो 2:7। तो 2:7 कहाँ दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि लंबाई और परिमाप का जो रेशो है वो 2:7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणितीय शिक्षण के खेल विधि के जन्मदाता कौन थे। गणित शिक्षण की खेल विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है, हेनरी कुक, स्किनर, गप्पे या डटन। आपको बताना है कि निम्न में लिखित में से कौन खेल विधि के जन्मदाता हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी कुक। हेनरी कुक को जो है खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है। चलिए ठीक है। याद रखने के लिए खेल विधि आप बचपन याद करिए। बचपन में जब आप खेलते थे, घर घर खेलते होंगे, कोई कोई किसी को याद आ रहा होगा, घर घर खेलते थे। उसमें अधिकतर जो खेल खेला जाता है वो खाना ही बनाते थे। याद है तुमको, कुछ भी रख देते थे कि ये बर्तन है, हम ये बना रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये घर घर। अभी तो बचपन वीडियो गेम खा गया अब तो, है ना। पर जब हमारी बात करें, अपन जो अभी वीडियो देख रहे हैं इनकी बात कर रहा हूँ, याद है बचपन, तो उस पर खेलते थे। तो हेनरी कुक से याद रह जाएगा, खाना खाना यानी खेल, ठीक है ना, इससे याद रह जाएगा। ट्रिक अपने हिसाब से बना लेना है कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चलिए लिखा हुआ है कि मोहन 4 सेंटीमीटर रेखा को, 4 सेंटीमीटर 4.0 यानी कि 4 ही है, इस रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापता है, यानी कि 0.1 की मिस्टेक करता है। तो बोल रहा है नाप में गलती का प्रतिशत कितना है, 4% है, 25% है, 20% या 2.5%। करिएगा इसको, बड़ा आसान है वैसे तो, है ना।
कि 0.1 की मिस्टेक कर रहा है, यानी कि 0.1 की मिस्टेक कर रहा है। किस पे कर रहा है? तो 4 पे कर रहा है। और परसेंटेज में देखना है तो आपको 100 इंटू कर देना है, तो आप बड़ा आसानी से कर देंगे। 4 से करेंगे 25 और 25 इंटू 0.1 तो 2.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से या फिर गणित के किस शाखा के शिक्षण का परम उद्देश्य है कि छात्रों को सावधानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का परीक्षण हो सके। आपको बताना है किस शाखा का जो शिक्षण का परम उद्देश्य यह है कि छात्रों को सावधानी पूर्वक तर्क शिक्षण करने की सक्रिय शक्ति का परीक्षण हो सके। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग लगा लीजिएगा कि ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यामिति। यानी कि तर्क किस में लगाता है आदमी? ज्योमेट्री में, है ना। तो ज्योमेट्री में जैसे कि ये आपका एक ये कोण दे रखा है कि ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? तो उसमें तर्क लगाकर वो आंसर निकालता है, उसकी सक्रिय शक्ति का परीक्षण इसमें होता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 वाला। एक शहर में पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की संख्या का अनुपात 4, 5, 11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 हो तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है पुरुषों की संख्या कितनी होगी। बड़ा आसान है, वैसे तो सिंपल है। देखिएगा कैसे करना है। आपको रेशो दिया हुआ है, तो आप देखिएगा कि पुरुष, है ना, स्त्री और बच्चे 3 प्रकार के हैं, है ना। अब वो बोल रहा है कि इनका रेशो 4, रेशो 5 और 11 है, और इनकी संख्या, बच्चों की संख्या दे रखी है 176। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसकी संख्या हो उसके नीचे रेशो आएगा। अगर ये सभी की संख्या होती तो टोटल जोड़ के नीचे लिखता, पर ये जो 176 है ये किसकी संख्या है? तो ये बच्चों की संख्या है। तो बच्चों का रेशियो इन तीनों में से क्या है? तो 11 है, तो इसके नीचे 11 लिखना पड़ेगा। आपसे क्या पूछा है? पूरी मैथ्स में यही चलता है कि जो बराबर हो वो नीचे और जो पूछा वो सामने हो। तो पुरुषों की संख्या पूछिए, पुरुषों की 4 है तो इंटू कर देंगे 4 का, तो 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, और यहाँ पे बच्चा कितना 6, तो 11 छंग 66, और 16 चौक कितना होता है? 64। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुज होगा सर्वांग सम, समान, समपाती, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं उसके एक और त्रिभुज के समानुपात हो, सम अनुपात हो। यानी कि इसका भी 2 अनुपात है तो इसका भी 2 है, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? सर्वांग सम, समान कहेंगे, समपाती, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, कॉन्ग्रेंसी आपको पढ़ा होगा आपने, सर्वांग समता या फिर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़ा होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वांग सम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 3/8, है ना, और 5/36 और 7/72 और 15/96, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा? 105/4 या 105/8 या 4/105 या 105/288। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके देखने को मिले, आपको क्या करना है कि लघुत्तम समापवर्तक बोला है तो इन ऊपर वालों का क्या लेना है? आप लोगों को एलसीएम लेना है। जब लघुत्तम समापवर्तक बोला है तो ऊपर वालों का एलसीएम, तो इनका एलसीएम होता है 105। क्या होता है? 105। आप देख कर सकते हैं, 15 का इंटू करिए, जहां तक आपका सारी संख्याओं का भाग नहीं जाने लग जाए। तो आप देखेंगे 15 7 105 में सबका भाग जा रहा है, यानी कि 105 आपका आंसर हो जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का लेना रहता है एचसीएफ। क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 8 में से कौन सा है? तो 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 105/8। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है कि गणित शिक्षण में बालकों की संवेगात्मक, सामाजिक तथा मानसिक परिपक्वता का सही ज्ञान किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है? गणित शिक्षण में बालकों की संवेगात्मक, सामाजिक तथा मानसिक परिपक्वता का सही ज्ञान किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है? निरीक्षण में, मौखिक में, लिखित में, इनमें से कोई नहीं। तो जब निरीक्षण किया जाता है तो इनका मूल्यांकन हो पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निरीक्षण के मूल्यांकन में इसकी मानसिक परिपक्वता का, सामाजिक संवेदनात्मक, सारा मूल्यांकन इसमें हो सकता है निरीक्षण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है आपका, 11 है, 13 है या 15 है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 संख्याओं का योग 33 है, यानी कि बीच की संख्या मान लेते हैं 11, ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 13, तो इनका योग यही आ रहा है, 9 1 10 3 13 है ना, यही आ रहा है। तो इससे भी कर सकते हैं कि बड़ी संख्या 13 है, और आप चाहे तो सिस्टमेटिक जैसे किया जाता है वैसे भी कर सकते हैं। पहली संख्या आपने मानी x, उससे अगली विषम संख्या रहती है x+2, कितनी रहती है x+2, और उससे अगली संख्या रहेगी x+4, और सबको जोड़ा जाए तो आपका निकलता है 33। उसने बोला है सभी का योग 33 है, तो आपको सबको जोड़ना है तो आप कर दिए प्लस, और देखेंगे x कितनी बार आ रहा है, तो आप देखते हैं 3 बार आ रहा है, तो लिखेंगे 3x प्लस 4 और 2 6, यानी कि बराबर में आप लिख देंगे 33, और 33 में ये जो 6 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 27, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 9 27, यानी x बराबर 9, तो ये संख्या हो गई 9, ये 2 ज़्यादा और ये 4 ज़्यादा, यानी कि 13, तो 9 4 13 है ना, तो 9 11 13, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। लिखा हुआ है कि खेल प्रकृति को शिक्षा देने का साधन है। खेल प्रकृति को शिक्षा देने का साधन है, और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन कहा गया है कि खेल प्रकृति को शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? मोंटेसरी, प्लेटो, साटन या डेविड? आपको बताना है किसने ये सेंटेंस कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहा है मोंटेसरी, है ना। मोंटेसरी ने कहा है कि बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। लिखा हुआ है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमशः 100 रुपये तथा 150 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करिए। आपको बताना है मूलधन क्या हो जाएगा, 5000, 8000, 1000 या 1200, है ना। तो ये जो सारे चैप्टर है आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि, रेशो, औसत, ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं एमपीटेट के, लेकिन मैं फिर भी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इनके लाता ही लाता हूँ। वो इसलिए लाता हूँ कि पिछली बार जिन लोगों ने वर्ग 1 दी थी या 2 दी थी, उनको भली भांति पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है उनमें किस तरीके के लेवल का पूछा जाता है, वो कौन से क्वेश्चन घुसा सकता है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाता हूँ। और यूँ नहीं कि ये चैप्टर आपके ऐसे ही करवा रहा हूँ, ये चैप्टर भी शाम को 7 बजे वाली क्लास में चल रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है अच्छे से, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको 7 बजे जाकर चेक कर लेना, या फिर डायरेक्ट लेयर 3 एजुकेशन MPSI के नाम से चल रहे हैं, MPSI 2020 मैथ्स बाय विनोद सर करके चल रहा है, तो उनको चेक कर लेना है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 2 साल में ब्याज तो उसका 100 है और 3 साल में उसका ब्याज 150 है। तो मुझे यहाँ एक बात समझ में आई कि हर साल जो ब्याज लग रहा है वो देखा मैंने 2 साल से 3 साल में ब्याज 50 रुपये बढ़ गया। कितना रुपये बढ़ गया? 50 रुपये, यानी कि 1 साल में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है? 50 रुपये, है ना। और रेट भी दे रखी, तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए निकालना। मुझे पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। तो साधारण ब्याज मुझे पता चल गया कि 100 और 150 का अंतर है 50, यानी 1 साल में तो 50 ही लग रहा है। और मूलधन निकालना है तो मूलधन की जगह मूलधन रख देंगे, और दर मुझे पता है कि 5% है, तो यहाँ लिख दूंगा 5। समय मैंने देखा कि ये 50 जो ब्याज लिया वो कितने समय का लिया मैंने? 1 साल का, तो यहाँ 1 लिखा, और यहाँ क्या कर दिया मैंने? 100 का इंटू कर दिया, है ना, इस प्रकार से। अब 5 से काट लिया ये 10 बार, और ये 100 का इंटू किया तो 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। किसी पुस्तक की लंबाई और चौड़ाई के मध्य कौन सा कोण बनता है? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। जो पुस्तक रहती है आप लोगों की, उसमें जो कोण बनता है वो किस प्रकार से बनता है आपको पता होगा। पुस्तक मान लीजिए कि इस प्रकार की पुस्तक है आपकी, है ना, यूँ मान लीजिए कि ये पुस्तक है आपकी, ये समझ, चलिए इस प्रकार की पुस्तक है आपकी, यूँ समझ लीजिए। थोड़ी सी चौड़ाई भी बना देते हैं इसकी, ये चौड़ाई बना दी, और ये आपकी इस प्रकार से पुस्तक है, यूँ समझ लो मैथ्स लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। चलो ये पुस्तक है, वो बोल रहा है कि इनके जो लंबाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई समझ लो ये, है ना, और चौड़ाई समझ लो ये, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा है? तो वो कोण हमेशा आपको पता होगा 90 डिग्री का कोण है। सीधी रेखा पे बना हुआ है इसलिए 90 डिग्री का रहता है।
यानी कि आंसर आ जाएगा समकोण, इस प्रकार से, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है कि 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 24 डिग्री। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि घड़ी की 30 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी। तो आपको पता है कि ये आपकी घड़ी इस प्रकार से रहती है ना। उसमें आपका 12, ये समझिए 3, ये समझिए 6 और ये समझिए 9। तो ये आपका 1 घंटे का कांटा रहता है, 1 मिनट का कांटा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल घंटे हैं, यानी कि पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और 1 घंटे में बनने वाला कोण कितना है? तो टोटल 12 घंटे रहते हैं, तो 1 घंटे में बनने वाला कोण है 30 डिग्री का। यानी कि कभी 1 बजा हो तो कितने डिग्री का कोण बनता रहता है उनके बीच में? 30 डिग्री का। अब वो बोल रहा है कि आधे घंटे में कितना बनेगा? तो जब सुई आपकी यूं चल के यहाँ आ जाएगी तो जैसे 12 और 1 बज रही है, तो जब आपका जो मिनट का कांटा है वो चलकर यहाँ साढ़े 12 बज जाता है, तो आपको घंटे का कांटा बिल्कुल बीच में होता है। यानी कि कितना डिग्री चला होता है? तो 30 का आधा चलेगा, तो 15 डिग्री चलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना है, बड़ा आसान है। वैसे घड़ी वाला चैप्टर तो अपलोड भी किया हुआ है, और जिन लोगों ने क्लास ले रखी है उनके तो मैंने उस घड़ी में जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 4 ही टाइप कंप्लीट करवा रखे हैं। सारे 10-10, 20-20 क्वेश्चन सबके करवाए हैं, पूरा करवा रखा है। तो जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है वो चाहे तो उस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। लिखा हुआ है कि ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्यामिति जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि की माप, कोण की माप, रेखा का माप, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि का माप। ये होता है ज्यामिति, भूमि का माप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? तो आपको बताना है कि एक बड़े घन से छोटे घन बनाने हैं, छोटे छोटे। तो घनों की संख्या निकालनी है। तो घनों की संख्या मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसी संख्याएं वगैरह निकालना हो, जैसे ईंटों की संख्या, ये कुछ भी निकालना हो संख्या, तो बड़ा आयतन ऊपर, है ना, बड़ा आयतन ऊपर, और बटे में लिखना है आपको छोटा आयतन। बटे में लिखना है छोटा आयतन। ये ध्यान रखना है आपको, एक चीज ये ध्यान रखना है, जब भी किसी की संख्या निकालना हो तो बड़ा आयतन ऊपर और छोटा आयतन नीचे। यानी कि दिया हो कभी कि ईंटों की संख्या निकालना है कि एक दीवार का आयतन ये है और एक ईंट का आयतन ये है, तो ईंटों की संख्या कितनी है? तो संख्या जब भी निकालना हो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। अभी वो बोल रहा है कि एक बड़ा घन है, यूँ समझ लीजिए कि इस प्रकार का घन है, यानी कि एक घन से बना हुआ, एक आपके वर्ग से बना हुआ घन रहता है। यानी कि ये इस प्रकार का घन है आपका, है ना, जिसकी सब भुजाएं समान है, यानी कि 18-18 सभी भुजाएं। इस घन से छोटे छोटे घन बनाने, यूँ समझ लो कि ऐसे घन बनाने हैं छोटे छोटे। तो वो कितने बन जाएंगे? तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें देखना है कि ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर कितने हैं, तो बड़ा वाला आयतन ऊपर रखना पड़ेगा। तो इस घन का जो आयतन होता है वो होता है कि भुजा का क्यूब, यानी कि ए क्यूब होता है। यानी कि 18 का क्यूब करना है तो 18 गुणित 18 गुणित 18 कर देंगे, ये हो गया बड़ा आयतन। उसके नीचे छोटा आयतन रखना है तो छोटे का आयतन भी ए क्यूब ही होता है। तो इसकी भुजा 3 है तो इसका क्यूब हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3। अब सब 3 से कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 का क्यूब होता है 216, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि इसके कितने क्यूब निकल कर आ सकते हैं छोटे छोटे? तो 216 क्यूब निकल कर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। लिखा हुआ है कि रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों के बुद्धि में विकास होता है। रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों की बुद्धि में विकास होता है। कैसा? तर्क शक्ति का, अभ्यास शैली का, लिखावट का, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा विकास होता है बच्चों में। तो रेखा गणित के अध्ययन से कौन सा विकास हो जाएगा? तो तर्क शक्ति का विकास होगा। यानी कि तर्क शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों की बुद्धि में कौन सा विकास होता है? तर्क शक्ति का। आप सभी को पता है, तर्क आपने रेखा गणित पढ़ा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 12%, 20%, 10%, 8%। आपको बताना है अंकित मूल्य क्या होता है ना, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप अंकित मूल्य मान रहे हैं, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में मानते हैं 100, ये तो रहता है एमआरपी, यानी कि यूँ समझिए कि ये आपका एमआरपी है। उसने बोला कि क्रय मूल्य जो है वो चीज़ जो खरीद कर लाए थे वो इस अंकित मूल्य का 90% है, यानी कि 90 उसका सीपी है।
तो आप समझिए कि 90 की चीज़ में खरीद के लाया, कोई सेठ जी हैं जो 90 की चीज़ खरीद कर लाए और 100 में वो MRP लगा रहे हैं उस पर। तो उन्होंने बोला कि मैं अंकित मूल्य पे 1% का डिस्काउंट भी देता हूँ, यानी कि 100 की चीज़ पे 1% का डिस्काउंट, यानी 100 का 1% कितना होता है एक, वो चीज़ कितने में बेच रहे हैं, तो 1% की छूट दी तो वो चीज़ बेच रहे हैं 99% में, यानी कि 99 में बेच रहे हैं। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य तो आपका 90 है ना, और आप बेच 99 में रहे हो। 90 की चीज़ को कितने रुपए में बेच रहे हो, 99 रुपए में, यानी कि 90 रुपये आपने लगाए और आपको मिले 99। कितने का फायदा हुआ, तो 9 का फायदा हुआ। किस पे फायदा हुआ, तो लाभ प्रतिशत जब भी निकालते हैं ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो लाभ हो गया 9 का, क्रय मूल्य कितना है 90, तो इसके नीचे 90 और इंटू कर देंगे 100 का, तो 9 से किया 10 और 10 से किया 10, तो 10% इसका फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये पूरा चैप्टर करवाऊंगा, तब इसके 11-12 टाइप जो भी हैं वो करवा दूंगा पूरे, है ना। तो हर शाम की जो 7 बजे की क्लास है उसमें हर चैप्टर को टाइप में बांट कर करवा रहा हूँ। तो औसत वाला चैप्टर भी, इसमें 11 टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपके करवाए गए हैं, 110 क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, आपको निश्चित फायदा ही पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 वाला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित में औसत के शिक्षण के समय शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, आगमन और निगमन विधि का, खेल विधि का, प्रायोजित विधि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि आपका आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और चीज़, बेस्ट ऑफ लक आप सभी की एग्जाम के लिए, जब भी आ जाए आपकी एग्जाम, वैसे संभावना ये है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो महीने 2 महीने में आपकी एग्जाम ले ली जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, बस आपको तैयारी करते रहना है। और एक और चीज़, किसी की तैयारी में कोई दिक्कत हो कि सर हमको तो चैप्टर ही पता नहीं है कि ये क्या, कि घड़ी क्या है, ये वो वगैरह, तो जिसको नहीं पता है उनके लिए ये व्यवस्था है कि 40 डेज़ का पूरा कोर्स है। तो आप चाहें तो 40 डेज़ का कोर्स परचेस कर सकते हैं। 40 वीडियो के अंतर सारा आपका चैप्टर कवर करवाया गया है। आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ये नंबर आपके सामने है 9753749986 पर आपको क्लास मिल जाएगी। इस क्लास में आपका 40 वीडियोस रहेंगे। तो जिन लोगों को जरूरत है वो ले सकते हैं। और आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा कि डेली का स्कोर हमारा ऐसा रहता है और आज स्कोर इतना हुआ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।